श्रोताओं का स्वागत है। आज हम चल रहे हैं 1888 के लंदन की गलियों में, खास तौर पर व्हाइट चैपल इलाका, धुंध और रहस्य में डूबा हुआ। हमारे पास कई स्रोत हैं और आज हम जैक द रिपर के कुख्यात अनसुलझे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, गैस लैंप की पीली रोशनी, तंग गलियां, गरीबी, भीड़-भाड़ और हवा में एक अजीब सा डर। हमारा मकसद है इन स्रोतों को खंगालना, समझना कि आखिर उस शरद ऋतु में हुआ क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये स्रोत हमें उस माहौल, उन हत्याओं और उस रहस्य के बारे में क्या बताते हैं जो आज भी कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 1888 की सुबह। हमारे एक स्रोत के मुताबिक, जो पुलिस रिपोर्ट का जिक्र करता है, बक्स रो नाम की गली में एक गाड़ीवान को कुछ दिखा। वो थी मैरी एन निकल्स, जिन्हें पॉली भी कहते थे। हाँ, और स्रोतों के अनुसार उनकी हालत बहुत ही भयानक थी। गला इतनी बुरी तरह कटा हुआ था और पेट पर भी गहरे घाव थे। कहते हैं अनुभवी पुलिस वाले भी दहल गए थे। ये एक सार्जेंट के बयान में भी है, जो हमारे पास मौजूद दस्तावेजों में है। बिल्कुल। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि उस जमाने के हिसाब से भी ये क्रूरता बहुत ज्यादा थी। लंदन के ईस्ट एंड में हिंसा आम थी, हाँ, लेकिन इस तरह की वहशत, और कुछ स्रोत तो एक तरह की सर्जिकल सटीकता जैसी बात भी करते हैं। इसने पुलिस और लोगों में फौरन सनसनी फैला दी। हाँ, ये साफ था कि ये कोई आम झगड़ा नहीं था। और फिर डर और बल ने ठीक एक हफ्ते बाद 8 सितंबर एनी चैपमैन, जी, उनका शव मिला हैंडबरी स्ट्रीट के पिछवाड़े में। और इस बार क्रूरता और भी ज्यादा थी। एक स्रोत जो मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र करता है, बताता है कि शरीर के कुछ अंग गायब थे। अब ये लगभग तय हो गया था कि व्हाइट चैपल में कोई शिकारी घूम रहा है। अखबारों ने इसे व्हाइट चैपल हॉरर कहना शुरू कर दिया। हमारे पास कुछ कथने हैं, वो एक राक्षस की कहानियां छाप रहे थे। फिर आया 30 सितंबर। इसे कई स्रोत डबल इवेंट कहते हैं। हाँ, दोहरी घटना। उस रात तो आतंक जैसे चरम पर पहुंच गया था। कुछ ही घंटों के अंदर 2 महिलाओं की हत्या, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोव्स। स्रोत बताते हैं कि स्ट्राइड की हत्या ड्यूटफील्ड्स यार्ड में हुई। शायद कातिल को किसी ने देख लिया या रोक दिया। हाँ, क्योंकि उनके शरीर पर वैसी विकृति नहीं थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिट्रे स्क्वायर में कैथरीन एडोव्स का शव मिला। और उनके साथ जो हुआ वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। एक स्रोत कहता है कि चेहरा पहचानना मुश्किल था और उनके भी कुछ अंग गायब थे। पूरा लंदन शहर दहशत में था। ये डबल इवेंट, जैसा कई पुलिस ज्ञापनों और विश्लेषणों में है जो हमारे पास है, जांच के लिए बहुत अहम मोड़ था। इसने जांच एजेंसियों पर जबरदस्त दबाव डाला, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सिटी ऑफ लंदन पुलिस दोनों पर। क्योंकि एडोव्स की हत्या सिटी ऑफ लंदन पुलिस के इलाके में हुई थी। बिल्कुल। और उनके पास पहली संसाधनों की कमी थी, अब दो क्राइम सीन। और जैसा एक सामाजिक इतिहासकार के लेख में बताया गया है, लोगों का डर कई गुना बढ़ गया। हाँ, ऐसा लगा जैसे एक कातिल पुलिस को चुनौती दे रहा हो कि देखो, मैं एक रात में 2 बार हमला कर सकता हूँ। बेखौफ। और फिर इस भयानक सिलसिले की आखिरी ज्ञात शिकार, जिसे कैनोनिकल 5 कहते हैं, मैरी जेन केली। उनकी हत्या हुई 9 नवंबर 1888 को। स्रोत बताते हैं कि वो बाकियों से छोटी थीं, शायद थोड़ी बेहतर हालत में भी। जी, और उनकी हत्या उनके अपने कमरे में हुई, 13 मिलर्स कोर्ट। और वो दृश्य अब तक का सबसे भयावह बताया जाता है। हमारे पास एक स्रोत है जो उस अफसर के संस्मरण का हिस्सा है जो वहां गया था। वो उसे नर्क से भी बदतर बताते हैं। क्रूरता इतनी थी कि कई बातें आज भी छापी नहीं जाती। इसने जैक द रिपर की एक बहुत ही डरावनी छवि बना दी। और जैसे जैसे ये सब हो रहा था, डर बढ़ रहा था। कहानी में एक और मोड़ आया, चिट्ठियां। हाँ, पुलिस और सेंट्रल न्यूज एजेंसी को अजीब भड़काऊ पत्र मिलने लगे। हमारे स्रोतों में इन पत्रों की प्रतियां हैं और उन पर जो बहस हुई उसका भी जिक्र है। कई लाल स्याही में थे, शायद खून जैसा दिखाने के लिए। और एक पत्र पर वो नाम था जो हमेशा के लिए जुड़ गया, जैक द रिपर। सबसे मशहूर चिट्ठी, जिसे डियर बॉस लेटर कहते हैं, उसकी असलियत पर भी सवाल हैं। जैसा स्रोत बताते हैं, उसमें लिखा था, मैं वेश्याओं के पीछे पड़ा हूं और मैं उन्हें तब तक चीरना बंद नहीं करूंगा जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता। हाँ, और एक सॉसी जैकी पोस्टकार्ड भी था जो डबल इवेंट का मजाक उड़ाता लग रहा था। फिर वो फ्रॉम हेल पत्र, जिसके साथ किडनी का एक टुकड़ा भेजने का दावा था। इन चिट्ठियों ने सनसनी और डर को और हवा दी। यहाँ स्रोतों में एक दिलचस्प बहस है, क्या ये पत्र सच में कातिल ने लिखे थे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। डियर बॉस पत्र जिसने नाम दिया, उसे कई विशेषज्ञ सिर्फ एक क्रूर मजाक मानते हैं, शायद किसी पत्रकार का काम। एक स्रोत कहता है कि इसके छपने से जांच भटक गई
पुलिस नकली सुरागों के पीछे भागने लगी। हाँ, दूसरी तरफ फ्रॉम हेल पत्र, जिसके साथ किडनी का हिस्सा आया था, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वो कैथरीन एडोव से मेल खा सकता था। हाँ, उसे कुछ लोग ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन सच क्या है, ये शायद कभी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, जैसा कि ज्यादातर स्रोत मानते हैं, लेकिन नाम चिपक गया जैक द रिपर, वो उस अनजान कातिल का प्रतीक बन गया। जाहिर है लंदन पुलिस, खासकर एच डिवीजन जो व्हाइट चैपल देखता था, भारी दबाव में था। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया, गली-गली छान मारी। एक सूत्र के अनुसार 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, 300 से ज्यादा की जांच, करीब 80 लोग हिरासत में लिए गए। घर-घर जाकर पूछताछ, सादे कपड़ों में पुलिस वाले तैनात किए गए, कसाई खाने, अस्पताल, सब जगह जांच हुई। इनाम भी रखा गया भारी, जिसने शौकिया जासूसों को भी मैदान में उतार दिया। डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली गई, कातिल की प्रोफाइल बनाने की कोशिश हुई। दर्जनों संदिग्धों पर विचार हुआ। हमारे स्रोतों में कुछ प्रमुख नाम हैं। मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट, एक बैरिस्टर जो बाद में टेम्स नदी में मृत पाए गए। हारून कॉस्मिंस्की, एक पोलिश नाई जिसे पागलखाना भेज दिया गया था। सेवेरिन क्लोजोव्स्की उर्फ जॉर्ज चैपमैन, जिसने बाद में अपनी 3 पत्नियों को जहर दिया था। यहाँ तक कि शाही परिवार से जुड़े लोगों पर भी शक गया, सर विलियम गूल, प्रिंस एल्बर्ट विक्टर। हालांकि ज्यादातर स्रोत मानते हैं कि इनके खिलाफ सबूत बहुत कमजोर हैं। हाँ, और स्थानीय कसाई, डॉक्टर, यहाँ तक कि जिल्द रिपर, मतलब किसी महिला कातिल की थ्योरी पर भी विचार हुआ। लेकिन नतीजा, कोई ठोस सबूत किसी के खिलाफ नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा कई स्रोत करते हैं, तो उस युग की पुलिस जांच की सीमाएं समझनी होंगी। फोरेंसिक विज्ञान तो बस शुरू हो रहा था, फिंगरप्रिंटिंग थी नहीं, डीएनए का तो सवाल ही नहीं उठता। क्राइम सीन को सुरक्षित रखने के तरीके भी बहुत पुराने थे। सबूत जमा करना, उनका विश्लेषण आज के हिसाब से बहुत पीछे था। एक स्रोत बताता है कि क्राइम सीन पर अक्सर भीड़ लग जाती थी, सबूत नष्ट हो जाते थे। और फिर व्हाइट चैपल का माहौल, वो खुद एक बड़ी चुनौती था। जी हाँ, लंदन का सबसे गरीब, सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका, तंग, अंधेरी गलियां, सराय, लॉजिंग हाउस, जहां लोग बिना पहचान के रहते थे। आबादी आती जाती रहती थी। गवाह ढूंढना, उनके बयानों की पुष्टि करना लगभग नामुमकिन था। कुछ स्रोत पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच अविश्वास का भी जिक्र करते हैं। कुछ लोग डरते थे, कुछ पुलिस को पसंद नहीं करते थे। इन सब ने मिलकर कातिल को लगभग अदृश्य बना दिया। वो भीड़ से निकलता, हमला करता और फिर भीड़ में गायब हो जाता। आपने जांच की सीमाओं का जिक्र किया, लेकिन क्या स्रोत ये बताते हैं कि पुलिस नाकाबिल थी या हालात ही मुश्किल थे? एक स्रोत पुलिस की रणनीति पर सवाल उठाता है। कहता है कि वे गलत दिशा में देख रहे थे। शायद उनके अपने पूर्वाग्रह थे, अप्रवासियों या यहूदियों को लेकर। हाँ, ये बात भी उठती है। दूसरी तरफ एक और स्रोत उस समय की तकनीक और व्हाइट चैपल की जटिलताओं पर जोर देता है। कहता है कि शायद कोई भी पुलिस फोर्स नाकाम ही रहती। तो इन स्रोतों के आधार पर क्या कह सकते हैं? विफलता किसकी थी, पुलिस की या परिस्थितियों की? ये एक अच्छा सवाल है और स्रोत इस पर बटे हुए हैं। कुछ समकालीन प्रेस और बाद के विश्लेषण पुलिस की आलोचना करते हैं, खासकर अलग-अलग फोर्स के बीच तालमेल की कमी और कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता पर। कुछ ये भी कहते हैं कि पुलिस सामाजिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी और सम्मानजनक संदिग्धों पर उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। हालांकि ज्यादातर अकादमिक स्रोत जो हमारे पास है, वो परिस्थितियों की कठिनाई पर ज्यादा जोर देते हैं। उनका तर्क है कि 1888 में मौजूद साधनों से ऐसे माहौल में एक चालाक कातिल को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तो शायद ये दोनों का मिलाजुला असर था। हाँ, शायद यही कहना ठीक होगा। कुछ हद तक पुलिस की कमियां, लेकिन काफी हद तक उस युग की सीमाएं और व्हाइट चैपल की असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां। और जितनी रहस्यमयी तरीके से हत्याएं शुरू हुई, उतनी ही अचानक बंद भी हो गईं। जी, मैरी जेन कैली की नवंबर 1888 की हत्या के बाद उस तरह की कोई और हत्या दर्ज नहीं हुई। जैक द रिपर जैसे आया था, वैसे ही गायब हो गया। आज भी उसकी असली पहचान एक रहस्य है। और इस अनसुलझे मामले ने, जैसा स्रोत दिखाते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री बना दी है, रिपरोलॉजी। हाँ, अनगिनत सिद्धांत, किताबें, फिल्में। कुछ सिद्धांत डॉक्टरों या शाही सदस्यों पर शक करते हैं, उनके कथित शारीरिक ज्ञान या पहुंच का हवाला देते हुए। कुछ लेखक तो कलाकारों या लेखकों को भी संदिग्ध मानते हैं। वॉल्टर सिकर्ट, लुइस कैरल, अक्सर बहुत कमजोर सबूतों पर। जिल्द द रिपर थ्योरी भी आती रहती है कि शायद कोई दाई या गर्भपात करने वाली महिला, जिसके पास ज्ञान भी हो और रात में घूमने का मौका भी और शक भी कम हो।
ये सारे सिद्धांत इस रहस्य को और गहरा और दिलचस्प बनाते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग स्रोत इस रहस्य की अपील को अलग-अलग वजहों से जोड़ते हैं। कुछ अपराधों की क्रूरता और कातिल की गुमनामी पर ध्यान देते हैं। वो अज्ञात बुराई का प्रतीक बन गया है। जबकि दूसरे स्रोत, और मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे उस युग के सामाजिक तनावों के प्रतीक के रूप में देखते हैं। जैक द रिपर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। सही कहा। ये विक्टोरियन लंदन के ईस्ट एंड की भयानक गरीबी, सामाजिक असमानता, महिलाओं की असुरक्षित स्थिति, वेश्यावृत्ति की कठोर सच्चाई और हाशिए पर रहने वालों के प्रति उदासीनता की कहानी भी है। स्रोतों से पता चलता है कि कैसे मीडिया ने इसे सनसनीखेज बनाया, कैसे इसने सामाजिक सुधारों की बहस छेड़ी, कैसे इसने पुलिसिंग के तरीके बदलने पर मजबूर किया। ये अपराध के इतिहास का एक डरावना और जटिल अध्याय है। तो इन स्रोतों की गहराइयों से हमने क्या देखा? 1888 का व्हाइट चैपल का आतंक। हमने उन 5 मुख्य पीड़ितों को याद किया: पॉली निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोव्स और मेरी जेन केली। हमने उन विवादास्पद पत्रों पर विचार किया जिन्होंने जैक द रिपर को नाम दिया और शायद जांच को उलझाया भी। हमने उस समय की पुलिस जांच की चुनौतियों और विफलताओं को स्रोतों के आईने में देखा। और अंत में हमने समझा कि ये रहस्य क्यों कायम है और क्यों आज भी इतनी अटकलों को जन्म देता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। स्रोतों में बार बार ये आता है, और चिट्ठियों में भी दावा था, कि कातिल ने खास तौर पर उन महिलाओं को निशाना बनाया जो समाज के सबसे निचले पायदान पर थीं, जिन्हें वैश्या कहकर खारिज कर दिया जाता था। इन अपराधों की प्रकृति, जांच की सीमाएं, समाज की प्रतिक्रिया, ये सब हमें विक्टोरियन युग की सामाजिक खाई, गरीबी और महिलाओं, खासकर गरीब महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या बताती हैं। हमने देखा कि कैसे इन अपराधों ने विक्टोरियन लंदन के समाज की दरारों को उजागर किया। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है, क्या आज भी किसी अलग रूप में समाज के कुछ हिस्से इसी तरह अदृश्य, हाशिए पर और असुरक्षित नहीं हैं? क्या उनकी आवाज़ें, उनकी कहानियां भी अक्सर तभी सुनी जाती हैं जब कोई बड़ी त्रासदी होती है? ये एक सवाल है जिसे ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात है।